बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज तक के मुअज़्ज़ज़ नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। अब किस्त 13 मुलाहिज़ा फरमाएं। प्रताप सिंह ने कोई जवाब नहीं दिया, लेकिन चंद लम्हों बाद ही वो अगवी मंदिर पेश करने वाले आईने में किसी गाड़ी की हेडलाइट्स देख कर चौंक गया। वो गाड़ी बड़ी तेज रफ्तारी से करीब आ रही थी। सीट पर लेट जाओ काके, जल्दी करो और उठने की कोशिश मत करना, प्रताप सिंह ने कहा और गाड़ी की रफ्तार बढ़ा दी। उसके साथ ही उसने पतलून की जेब से पिस्तौल भी निकाल लिया। वो गाड़ी बड़ी तेजी से करीब आ रही थी। प्रताप सिंह ने गर्दन घुमा कर देखा और फिर दूसरे ही लम्हे उसका दिल उछलकर हल्क में आ गया। गाड़ी की खिड़की में उसे राइफल की नाल नजर आ गई थी। उसे समझने में देर न लगी कि अब क्या होने वाला है। उसने बड़ी फुर्ती से नीचे झुककर पूरी कुव्वत से ब्रेक पैडल दबा दिया। कार ब्रेक की तेज चिरचिराहट की आवाज से लहराती हुई सड़क के किनारे की तरफ मुड़ गई। ऐन उसी लम्हे फिजा फायरिंग से गूंज उठी, लेकिन यहाँ भी किस्मत ने प्रताप सिंह और वैदान का साथ दिया। वो गाड़ी जैसी बराबर पहुंची, उसका अगला एक पहिया सड़क पर पड़े हुए एक पत्थर पर पड़ा, जिससे गाड़ी उछल गई और उस कार से चलाई जाने वाली गोलियां प्रताप सिंह की गाड़ी के ऊपर से गुजर गई। प्रताप सिंह ने बड़ी फुर्ती से अपनी गाड़ी संभाली। इसी दौरान में दूसरी कार पत्थर से उछलकर गालबन ड्राइवर से बेकाबू हो गई थी और उसे संभालने की कोशिश कर रहा था, लेकिन कार सड़क के किनारे एक छोटी सी पुलिया की रेलिंग से टकराकर घूम गई। प्रताप सिंह ने अपनी गाड़ी संभालते ही पिस्तौल वाला हाथ बाहर निकालकर ट्रैकर दबा दिया। गोली दूसरी कार के आगे वाले पहिए पर लगी। टायर फटने का जोरदार धमाका हुआ। काके, सीट पर लेटे रहना, उठने की कोशिश मत करना, प्रताप सिंह ने चीखते हुए कहा और स्टीयरिंग घुमा दिया। कार को झटके लगने से वैदान सीट से लुढ़क कर आगे गिर गया था। एक जोरदार झटका लगा तो उसका सर अगली सीट के बेस से टकरा गया। उसके मुंह से हल्की सी चीख निकल गई। क्या हुआ काके? प्रताप सिंह चीखा। कुछ नहीं चाचा, चोट लगी है, वैदान ने कहा। प्रताप सिंह गाड़ी को घुमाकर सड़क पर ले आया। वही गाड़ी का रुख उस तरफ था जिस तरफ से वो आए थे। प्रताप सिंह ने हाथ पीछे घुमाकर दूसरी कार की तरफ एक और फायर कर दिया और स्टीयरिंग संभालकर एक्सीलरेटर पर पैर का दबाव डाल दिया। गाड़ी बंदूक से निकली हुई गोली की तरह सड़क पर दौड़ने लगी और फिर उसी लम्हे अकब से फायरिंग होने लगी, मगर उनकी कार फायरिंग की रेंज से बहुत दूर निकल चुकी थी। अगले मोड़ पर प्रताप सिंह ने कार सैंडर्स रोड पर घुमा ली और एक और सड़क पर होता हुआ बीच रोड पर निकल आया। अब मैं उठ जाऊं चाचा? पिछली सीट के सामने पड़े हुए वैदान ने कहा। उठ जा यार, जो होना था वो हो चुका, प्रताप सिंह ने कहा। वैदान उठकर सीट पर बैठ गया और सर पर लगने वाली चोट सहलाने लगा। प्रताप सिंह गाड़ी को कलीब बैंसी एवेन्यू से घुमाता हुआ सूफिया रोड की तरफ ले आया और फिर खशवंत सिंह के बंगले तक पहुंचने में ज्यादा देर नहीं लगी। खशवंत सिंह, उसकी बीवी और बेटी उनके इंतजार में जाग रहे थे। रजनी ने वैदान को सीने से लिपटा लिया। जेठ जी, क्या बात है? लड़का कुछ सहमा हुआ लग रहा है, रजनी ने प्रताप की तरफ देखते हुए कहा। यह तो बहुत बहादुर लड़का है पापो, प्रताप सिंह ने कहा। अभी मौत से मुकाबला करके आया है। इसने इतनी सी उम्र में और इतने मुख्तसर अरसे में मौत को इतनी बार शिकस्त दी है कि इसका नाम तो गिनीज बुक ऑफ रिकॉर्ड में आना चाहिए। खशवंत सिंह चौंक गया। वो इस वाक़े की तफसील पूछने लगा। पता नहीं उन कमबख्तों को कैसे पता चल गया कि मैं इसे वहां से लेकर निकल रहा हूं, प्रताप सिंह ने कहा। मेरा ख्याल है वो कार टैंगलन क्लब ही से हमारे पीछे लग गई थी। भला उस पत्थर का जो ऐन वक्त पर कार के पहिए नीचे आ गया और कार उछल गई, वरना हम दोनों के साथ तुम्हारी कार भी छिलनी हो चुकी होती। कार पर लानत भेजो जी, तुम दोनों की जान बच गई, रब का शुक्र है। खशवंत सिंह ने कहा, फिर बीवी की तरफ देखते हुए बोला, तुम लड़के को कमरे में ले जाओ जी, सुला दो इसे, 2 बज गए हैं। रजनी वैदान को लेकर एक बेडरूम में चली गई और मिला भी उठ गई। प्रताप सिंह और खशवंत सिंह नशिस्त गांव में बैठे बातें करते रहे। तकरीबन 3 बजे वो उठ गए। खशवंत सिंह उसे एक कमरे में ले आया जहां डबल बेड बिछा हुआ था। दोनों उसी बेड पर लेट गए। खशवंत सिंह ने मरकजी ट्यूबलाइट बुझाकर नाइट बल्ब रोशन कर दिया। प्रताप सिंह ने पिस्तौल पतलून की जेब से निकालकर तकिए के नीचे रख दिया। खशवंत सिंह तो लेटते ही सो गया, मगर प्रताप जागता रहा। वो आज के वाक़े पर गौर करके सोच रहा था कि अभी से वाकई जल्द से जल्द सिंगापुर छोड़ देना चाहिए। इस वक्त 4 बजने वाले थे। गली में एक गाड़ी के रुकने की आवाज सुनकर प्रताप सिंह चौंक गया। वो करवट के बल बिस्तर पर लेटा रहा। वो कोई कार थी जिसके दरवाजे खुलने और आहिस्तगी से बंद होने की आवाज सुनाई दी और फिर ऐसी आवाजें सुनाई देने लगी जैसे कोई बाहर से गेट खोलने की कोशिश कर रहा हो। प्रताप सिंह बिस्तर से उठ गया और खिड़की का पर्दा सिरका कर बाहर झांकने लगा। उसके साथ ही वो उछल पड़ा। एक आदमी बाहर से गेट पर चढ़ रहा था। प्रताप सिंह ने तेजी से पलटकर तकिए के नीचे रखा हुआ पिस्तौल उठा लिया और खशवंत सिंह को भी झंझोड़ कर जगा दिया। मेरा ख्याल है वो लोग यहाँ भी पहुंच गए। प्रताप सिंह ने सरगोशी की। तुम्हारे पास कोई असला है तो निकालो, हम इन्हें अंदर नहीं घुसने देंगे। खशवंत सिंह दूसरे कमरे की तरफ दौड़ गया। प्रताप सिंह ने एक बार फिर खिड़की से झांक कर देखा। वो आदमी अंदर की तरफ उतरकर गेट खोल रहा था। गेट खुलते ही 2 आदमी और अंदर आ गए। उनमें से एक के पास राइफल थी और 2 के पास रिवॉल्वर या पिस्तौल। उनमें से एक आदमी इशारे से अपने साथियों को कुछ बता रहा था। वो आदमी दाएं बाएं हो गए। तीसरा आदमी जैसे ही आगे बढ़ा, प्रताप सिंह ने उसे ललकारा, खबरदार आगे मत बढ़ना वरना गोलियों से भून दिया जाओगे।
वो आदमी बड़ी फुर्ती से जमीन पर गिर गया। उसके साथ ही उसने आवाज की समत फायर कर दिया। गोली खिड़की का शीशा तोड़ती हुई निकल गई। प्रताप सिंह फुर्ती से एक तरफ हट गया। उसके साथ ही उसने बाहर की तरफ भी फायर झोंक दिया। बाहर से जबरदस्त फायरिंग शुरू हो गई। खुशवंत सिंह दूसरे कमरे की खिड़की से फायरिंग कर रहा था। चंद मिनट गुजर गए और फिर अंदर से रजनी की चीख सुनकर प्रताप सिंह उछल पड़ा। दूसरे इलाके में वो दौड़कर रायदारी में आ गया और रजनी वाले बेडरूम की तरफ लपका। वो मंदिर बहुत ही खौफनाक था। एक दुबला पतला चीनी वैदान को बाजू से पकड़कर घसीट रहा था। उसके दूसरे हाथ में पिस्तौल था। रजनी वैदान से लिपटी हुई थी और वैदान भी चीख रहा था। प्रताप सिंह को देखकर चीनी ने पिस्तौल वाला हाथ ऊपर उठाया और चीनी जबान में कुछ चीखा भी था, मगर प्रताप सिंह ने एक भी लम्हा जाया किए बगैर फायर कर दिया। गोली चीनी के सर में लगी। उसकी खोपड़ी के परखचे उठ गए। खून का फुहारा रजनी और वैदान के लिबास को तर करने लगा। चीनी दरवाजे के करीब ही ढेर हो गया। प्रताप सिंह ने उसके हाथ से पिस्तौल निकाल लिया और लाश को घसीट कर रायदारी में डाल दिया। पाबो, दरवाजा अंदर से बंद कर लो। वो चीखता हुआ दूसरी तरफ दौड़ा। खुशवंत सिंह जगह बदल बदल कर फायरिंग करते हुए हमलावरों को रोके हुए था। बाहर अब 2 जगह से फायरिंग हो रही थी। प्रताप सिंह को समझने में देर न लगी कि उनका तीसरा साथी किस तरह छत पर चढ़कर सीढ़ियों के रास्ते अंदर आने में कामयाब हुआ था और उसने वैदान को कब्जे में भी कर लिया था। अगर प्रताप सिंह को वहां पहुंचने में एक लम्हे की भी ताखीर हो जाती तो वो या तो वैदान को गोली मार देता या उसे घसीटता हुआ अपने साथ ले जाने में कामयाब हो चुका होता। बाइस अब दाखिली दरवाजे तोड़ने की कोशिश की जा रही थी। प्रताप सिंह ने अंदर से दरवाजे पर 2-3 फायर कर दिए। पहले एक चीख और फिर दौड़ते हुए कदमों की आवाज सुनाई दी। प्रताप सिंह दौड़कर कमरे की खिड़की में पहुंच गया। एक आदमी दौड़ता हुआ गेट से बाहर निकल गया और दूसरा लड़खड़ाकर गेट के करीब गिरा। आगे दौड़ने वाला आदमी लौटकर वापस आया और अपने साथी को पकड़कर उठाने की कोशिश करने लगा। दूसरी तरफ से खुशवंत सिंह ने फायर कर दिया। उसी लम्हे पुलिस के सायरन की आवाज भी सुनाई देने लगी। वो आदमी जमीन पर गिरे हुए साथी को छोड़कर बाहर दौड़ा। बाहर कार का इंजन स्टार्ट था। उनका एक और साथी स्टीयरिंग के सामने बैठा हुआ था। मैंडरन जबान में कुछ चीखने की आवाज सुनाई दी और कार तेजी से हरकत में आ गई। प्रताप सिंह दरवाजा खोलकर बाहर निकल आया और दौड़ता हुआ जमीन पर गिरे हुए आदमी के करीब पहुंच गया। उसने दोनों हाथों से पकड़े हुए पिस्तौल से उस शख्स को जद पर ले लिया। सायरिंग की आवाज अब बहुत तेज हो गई थी और सिर्फ 1 सेकंड बाद पुलिस की गाड़ी एक लम्हे को गेट के सामने रुकी। 2 मुसल्ला कांस्टेबल नीचे उतर आए और गाड़ी तेजी से आगे रवाना हो गई। उन्होंने शायद उस कार को वहां से जाते हुए देख लिया था। गेट खुला हुआ था। दोनों पुलिस वालों ने प्रताप सिंह पर राइफलें तान ली। प्रताप सिंह ने पिस्तौल फेंक दिया और हाथ झाड़ते हुए बोला, इसको संभालो, पता नहीं जिंदा है या मर गया। एक लाश अंदर भी पड़ी है। एक पुलिस वाले ने प्रताप सिंह को पहचान लिया। उसने अपने साथी से कुछ कहा और फिर दोनों आगे बढ़कर जमीन पर पड़े हुए शख्स पर झुक गए। वो खत्म हो चुका था। उसकी गर्दन में गोली लगी थी। ग्रे रंग के सिफारी सूट में मलबूस वो दराज कामत शख्स बहुत स्मार्ट लग रहा था। करीब से तराशे हुए सेट बाल, आंखों पर तारीक शीशों वाला चश्मा, क्लीन शेव और पैरों में सफेद पंप शूज थे। उसके एक हाथ में स्याह रंग का दरमियाने साइज का सूटकेस था और दूसरे हाथ से उसने 12-13 साल की उम्र की लड़की का हाथ पकड़ रखा था। लड़की बहुत खूबसूरत थी। कथई रंग के लहरिएदार बाल उसकी गर्दन पर बिखरे हुए थे। सर पर सफेद रंग का खूबसूरत हेयर बैंड भी लगा हुआ था। उसने मल्टी कलर खूबसूरत फ्रॉक पहन रखा था जिसका दामन घुटनों से जरा नीचे था। पैरों में ब्लैक सैंडल और सफेद स्टॉकिंग थी जिनसे उसकी टांगें ऊपर तक छुपी हुई थी। उस लड़की की नजर शायद कमजोर थी। आंखों पर सफेद शीशों वाला चश्मा लगा हुआ था। उसके चेहरे के नकूश अगरचे खासे दिल फरेब थे, लेकिन अपने आप को मजीद पुरकशिश बनाने के लिए उसने चेहरे पर मेकअप की तह भी बिठा रखी थी। सुर्ख होंठ और ठोड़ी पर दाईं तरफ तिल उसकी खूबसूरती में इजाफे का बायस था। उसकी नाक में दाईं तरफ नथनी की तरह काला धागा पड़ा हुआ था। धागे के आसपास नाक किसी कदर सुर्ख नजर आ रही थी, जिससे अंदाजा लगाया जा सकता था कि नाक हाल ही में छुदवाई गई थी। कानों में भी सोने की बालियां थी और माथे पर सुर्ख रंग की छोटी सी बिंदिया भी चमक रही थी, जिससे यह अंदाजा लगाया जा सकता था कि इस खूबसूरत नौउम्र लड़की और इसके दराज कामत साथी का ताल्लुक किसी हिंदुस्तानी खानदान से था। इस वक्त रात के 10 बज रहे थे। सिंगापुर सेंट्रल रेलवे स्टेशन पर खासी गहमा गहमी थी। कोलालंपुर जाने वाली ट्रेन तैयार खड़ी थी। ट्रेन की रवानगी में सिर्फ 2 मिनट रह गए थे और इस प्लेटफॉर्म पर कुछ अफरा तफरी भी नजर आ रही थी। लोग अपनी अपनी बोगियों की तलाश में इधर उधर भागे फिर रहे थे। सफारी सूट वाला वो शख्स लड़की का हाथ पकड़े दाखिली गेट से जरा आगे एक जगह पर खड़ा इधर उधर देख रहा था। उसे शायद किसी की तलाश थी, लेकिन जैसे जैसे वक्त गुजर रहा था उसके चेहरे पर तशवीश के आसार उभरने लगे थे। और फिर एक पिस्ता कामत आदमी को अपनी तरफ आते देखकर उसके चेहरे पर रौनक सी आ गई। उस शख्स के लिबास और चेहरे से अंदाजा लगाया जा सकता था कि वो मलेशिया का रहने वाला है। मेरे साथ आओ, जल्दी करो, ट्रेन रवाना होने वाली है, उस शख्स ने करीब आकर अंग्रेजी में कहा और दराज कामत शख्स के हाथ से सूट केस ले लिया। सफारी सूट वाला लड़की का हाथ पकड़े तेज कदमों से उसके पीछे चलने लगा। उसी लम्हे फिजा इंजन के वसल से गूंज उठी। प्लेटफॉर्म पर अफरा तफरी में कुछ और इजाफा हो गया।
वो आदमी तीसरी बोगी में घुस गया। सफारी सूट वाले ने पहले लड़की को सवार होने में मदद दी, फिर खुद भी ऊपर चढ़ गया और फिर ठीक उसी लम्हे ट्रेन भी हरकत में आ गई। उसके पीछे ही 2-3 मुसाफिर और भी ट्रेन में घुसे। वो चंद लम्हे वहां खड़े रहे और फिर वो मलाई बाशिंदा सूट के साथ में लटकाए राहदारी में एक तरफ चलने लगा। कुछ और लोग भी अपनी सीटों की तलाश में इधर उधर घूम रहे थे। उनकी सीटें 5वीं बोगी में थी। यहाँ कुछ चीनी और मलाइशियन मुसाफिर बैठे हुए थे। एक 1.5 उम्र मलाइशियन औरत अपनी सीट से उठकर उस 9 उम्र लड़की के पास आकर बैठ गई और उसकी कमर में हाथ रखकर उसे अपनी तरफ खींचते हुए बोली, हेलो, कहाँ जा रही हो? तुमने फराक तो बहुत अच्छा पहन रखा है। लड़की कसमसा कर रह गई। वो जवाब देने की बजाय बेबसी से सफारी सूट वाले की तरफ देखने लगी। सफारी सूट वाला एक झटके से अपनी सीट से उठ गया। बच्ची की तबीयत ठीक नहीं है मैडम, प्लीज इसे डिस्टर्ब मत करें। मेरा ख्याल है तुम सो जाओ, आओ मैं तुम्हें बरत पर पहुंचा दूं। ट्रेन में मुसाफिरों के बैठने की सीटें अलग थी और सोने के लिए अलग। वो आदमी बच्ची को लेकर सामने वाले कंपाउंड में आ गया। एक आदमी और 2 औरतें पहले ही अपनी अपनी सीटों पर लेटी हुई थी। उस शख्स ने बच्ची को सामने ऊपर वाले बरत पर चढ़ा दिया। अब नीचे मत उतरना, आराम से सो जाओ। वही शख्स कंपार्टमेंट के सामने ऐसी सीट पर बैठ गया जहां से वो न सिर्फ कंपार्टमेंट के दरवाजे बल्कि सामने वाले बरत पर भी निगाह रख सकता था। वो मलाई बाशिंदा कुछ देर सफारी सूट वाले के पास खड़ा सरगोशियों में बातें करता रहा, फिर रायदारी में निकलकर ट्रेन की आगे वाली बोगी की तरफ चला गया। 7 घंटे का सफर था। सुबह 5 बजे के करीब ट्रेन सीजमबान स्टेशन पर रुकी तो वही मलाई बाशिंदा इस कंपार्टमेंट में आ गया। उसने सफारी सूट वाले से कुछ सरगोशियां की। सफारी सूट वाले ने कंपार्टमेंट में सोई हुई बच्ची को जगाया। बच्ची आंखें मलती हुई मलेशियन के साथ चली गई। ट्रेन यहां तकरीबन 10 मिनट रुकने के बाद आगे रवाना हुई थी। कोलालंपुर अब ज्यादा दूर नहीं था। दिन की तलू होती हुई रोशनी में कोलालंपुर का रेलवे स्टेशन बहुत खूबसूरत मंदिर पेश कर रहा था। कंगूरों वाली मेहराबें और लातादाद मीनार, लगता था जैसे वो रेलवे स्टेशन नहीं बहुत बड़ी मस्जिद हो। ट्रेन रुकते ही सफारी सूट वाला अपना सूटकेस उठाए ट्रेन से उतर आया। रात भर जागने से उसका चेहरा सुता हुआ और आंखों में सुर्खी तैर रही थी। वो मुसाफिरों की भीड़ में चलता हुआ रेलवे स्टेशन से बाहर आया और टैक्सी स्टैंड के करीब रुककर इधर उधर देखने लगा। तकरीबन 5 मिनट बाद वो मलाइशियन भी उस लड़की को लेकर वहां पहुंच गया। वेल मिस्टर सिंह, वो शख्स लड़की को सफारी सूट वाले के हवाले करते हुए बोला, ये तुम्हारा अमानत, अब तुम होटल जाकर आराम करो। मुझे अभी तुम्हारे अगले सफर के इंतजामात करने हैं। मैं रात 11 बजे तुम्हारे पास होटल में पहुंच जाऊंगा। अगर आज सारे इंतजामात हो गए तो हम रात 2 बजे वाली ट्रेन से रवाना हो जाएंगे। बसूरत दीगर कल किसी ट्रेन से रवानगी होगी। शुक्रिया मिस्टर उमर, सफारी सूट वाला मलाइशियन से हाथ मिलाते हुए बोला और भी जेब से 100 वाले अमेरिकी डॉलर के चंद नोट निकालकर उसकी तरफ बढ़ाते हुए बोला, ये रख लो, अखराजात के लिए काम आएंगे। उमर ने नोट लेकर जेब में रखे, लड़की की गाल पर हल्की सी चुटकी काटी और हाथ मिलाता हुआ एक तरफ चला गया। उसके कुछ ही देर बाद सफारी सूट वाला उस लड़की के साथ एक टैक्सी में बैठ रहा था। मैक्सिम होटल में इनके लिए कमरा बुक था। कमरे में दाखिल होते ही सफारी सूट वाले ने दरवाजा बंद किया और दम से एक कुर्सी पर गिर गया। चाचा, अब मैं ये कपड़े उतार दूं, मुझे बड़ी उलझन हो रही है। लड़की ने उसकी तरफ देखते हुए कहा, तुमने मेरी नाक और कान भी छिदवा दी हैं, बड़ी तकलीफ है। ये तो मामूली सी तकलीफ है पुत्र, इंसान को जिंदा रहने के लिए पता नहीं क्या कुछ करना पड़ता है। वो शख्स बोला, मेरी तरफ देखो, तेरी खातिर मैंने अपने धर्म से बगावत कर दी, कैसी दाढ़ी मुंडवा दी। अब कोई कह सकता है कि मैं बाबा गुरु नानक का पैरोकार हूँ। वो शख्स प्रताप सिंह था और वो लड़की वहीदान। वैसे अब तुम पहले से अच्छे लग रहे हो चाचा, वहीदान ने कहा। हाँ, अब मेरी खोपड़ी में थोड़ी सी अकल भी आ गई है, प्रताप सिंह बोला। अच्छा, अब ऐसा है कि मैं वेटर को बुलाकर नाश्ता मंगवाता हूँ। नाश्ता करके सो जाना, आज का दिन आराम कर लो। एक लंबा सफर है, इसके बाद बैंकॉक पहुंचने के बाद ही तुम्हारा उलिया तब्दील किया जाएगा। जब तक हम मलेशिया में हैं, तुम्हारा लड़की बने रहना हमारे मफाद में है। ठीक है चाचा, वहीदान बोला। अब जल्दी से नाश्ता मंगवा लो, मुझे भूख लग रही है और नींद भी आ रही है। ट्रेन की आवाज से मैं सो नहीं सका। प्रताप सिंह उठकर कमरे से बाहर चला गया और सर्विस काउंटर पर नाश्ते के लिए कहकर वापस आ गया। उसके कुछ ही देर बाद वेटर नाश्ता लेकर आ गया था। नाश्ता करने के बाद वो दिन भर सोए रहे और फिर शाम से पहले प्रताप सिंह की आंख खुली थी। उससे थोड़ी देर बाद वहीदान भी जाग गया। 2 बजे की ट्रेन से तुम लोगों की रवानगी है, उसने बताया। लेकिन मैं एक और बात से आगाह कर देना जरूरी समझता हूँ, वो ये कि खतरा तुम्हारे ताकुब में यहाँ भी आ गया है। क्या मतलब? प्रताप सिंह ने उसे घूरा। आज शाम किम और चीफ आंग को यहाँ देखा गया है, उमर ने बताया। वो होटलों और गेस्ट हाउस से तुम्हारे बारे में पूछते फिर रहे हैं। हो सकता है वो यहाँ भी आए हों, लेकिन यह कमरा चूंकि तुम्हारे नाम से बुक नहीं, इसलिए उन्हें यहाँ से कुछ मालूम नहीं हुआ होगा। बहरहाल ट्रेन ठीक 2 बजे रवाना होगी। तुम लोग उस वक्त से चंद मिनट पहले स्टेशन पर पहुंच जाना। मैं तुम्हें टैक्सी स्टैंड के करीब मिलूंगा। ठीक है, हम पहुंच जाएंगे, प्रताप सिंह ने कहा। किम यहाँ भी पहुंच गया, अब क्या होगा चाचा? वहीदान ने उमर के जाने के बाद कहा। कुछ नहीं होगा पुत्र, प्रताप सिंह ने उसे तसल्ली दी। वो मैं पहचान नहीं सकेगा। यहाँ तक हमारे पीछे आया तो मुझे यकीन है बैंकॉक तक हमारा ताकुब करेगा। यहाँ तो मैं उसका कुछ नहीं बिगाड़ सकता, लेकिन बैंकॉक में उससे निमट लूंगा।
वहीदान खामोश बैठा रहा। वो अपने आप में अजीब सी बेचैनी महसूस करने लगा था। वो जल्द से जल्द यहाँ से निकल जाना चाहता था। ठीक 1 बजे वो अपने कमरे से निकल आए। प्रताप सिंह ने कमरे की चाबी काउंटर पर रखी और सूटकेस उठाकर होटल के मरकजी दरवाजे से बाहर आ गया। दरवाजे से आगे सड़क तक 6-7 सीढ़ियां थी जिन पर चिकनी टाइल्स लगी हुई थी। वो जैसे ही दरवाजे से बाहर निकले, एक टैक्सी सामने आ रुकी और उस टैक्सी में किम और चीफ आंग को उतरते देखकर वहीदान का दिल उछलकर खल्क में आ गया। डरो नहीं, आराम से चलते रहो, प्रताप सिंह ने सरगोशी की। किम और चीफ आंग टैक्सी से उतरकर सीढ़ियां चढ़ने लगे। उन्हें लम्हा बलम्हा करीब आते देखकर वहीदान के दिल की धड़कनें तेज होती जा रही थी। फिर जाने की चिकने टाइल पर उसका पैर फिसला और वो नीचे गिर गया। उसके मुंह से हल्की चीख निकल गई। किम उस वक्त बिल्कुल उसके सामने था। उसने बड़ी तेजी से आगे बढ़कर वहीदान को हाथ से पकड़कर उठाया और उसका रुखसार होले होले थपथपाते हुए बोला, ख्याल से बेबी, तुम्हें चोट भी लग सकती है। वहीदान को सीने में दिल डूबता हुआ महसूस हुआ। ये वो शख्स था जो उसे मौत के घाट उतारना चाहता था और कई मर्तबा उस पर कातलाना हमले कर चुका था और उसकी तलाश में सिंगापुर से यहाँ तक आ गया था। अगर वहीदान अपने असल हुलिये में होता तो मौत का ये फरिश्ता गाल थपथपाने की बजाय उसकी खोपड़ी में गोली उतारना पसंद करता। प्रताप सिंह ने वहीदान का हाथ पकड़ लिया और सीढ़ियां उतरकर बाईं तरफ खड़ी हुई एक टैक्सी में बैठ गया। टैक्सी फौरन ही हरकत में आ गई। वहीदान ने मुड़कर देखा, किम और चीफ आंग होटल के दरवाजे में दाखिल हो रहे थे। टैक्सी मुख्तलिफ रास्तों से होती हुई रेलवे स्टेशन की तरफ दौड़ने लगी। कोलालंपुर का अपना ही रंग था। इस वक्त अगरचे रात का 1 बज चुका था, लेकिन बाद इलाकों में लगता था जैसे अभी शाम हुई हो। बड़ी गहमा गहमी थी। तकरीबन 40 मिनट बाद वो रेलवे स्टेशन के सामने पहुंच गए। प्रताप सिंह ने टैक्सी उस जगह रुकवाई जहां उमर ने मुलाकात के लिए कहा था। उमर असबेवादा उस जगह मौजूद था। प्रताप सिंह ने जब उसे किम और चीफ आंग के बारे में बताया तो उमर चौंके बगैर ना रह सका। ये तो बहुत बुरा हुआ, वो बोला। उसने होटल से तुम्हारे बारे में मालूम किया होगा। उसे जब बताया गया होगा कि एक आदमी और एक लड़का तो नहीं बल्कि एक आदमी और 12-13 साल की एक लड़की यहाँ आकर ठहरे हुए थे तो उसे शुबा हो जाएगा। उसने तुम लोगों को होटल से निकलते हुए भी देखा था। बदले हुए हुलिये की वजह से वो तुम लोगों को पहचान नहीं सका, लेकिन शुबा होते ही वो इसी तरफ दौड़ने लगेगा। हो सकता है वो तुम्हारे पीछे आ रहा हो। तो फिर प्रताप सिंह ने सवालिया निगाहों से उसकी तरफ देखा। आज का सफर मुलतवी कर दिया जाए और कोई और मौका तलाश किया जाए या बस पकड़ी जाए। बस में तो तुम आसानी से पकड़े जाओगे, उमर ने कहा। ट्रेन के रवाना होने में अभी चंद मिनट बाकी हैं। एक तरकीब मेरे ध्यान में है कि किम से भी बचा जाए और इसी ट्रेन पर तुम्हारा सफर भी जारी रह सके। वो क्या? प्रताप ने सवालिया निगाहों से उसे देखा। हम टैक्सी पर ट्रेन से पहले ताइपिंग पहुंच जाएंगे और वहां से ट्रेन पर सवार हुआ जाए, उमर ने कहा। तकरीबन 100 मील का फासला है। हम ज्यादा से ज्यादा 2.5 घंटे में वहां पहुंच जाएंगे। तो फिर क्या सोच रहे हो? पकड़ो कोई टैक्सी, प्रताप सिंह बोला। टैक्सी यहां से नहीं पकड़ी जाएगी, मेरे साथ आओ। उमर ने उसका सूटकेस उठा लिया और तेजी से एक तरफ चलने लगा। प्रताप सिंह भी वहीदान का हाथ पकड़े उसके पीछे चल रहा था। तकरीबन 500 गज दूर रहकर एक और टैक्सी स्टैंड पर रुक गए। उमर ने एक टैक्सी वाले से कुछ बात की और फिर वो तीनों टैक्सी में बैठ गए। प्रताप सिंह और वहीदान पिछली सीट पर बैठे थे और उमर आगे ड्राइवर के साथ वाली सीट पर। वहीदान ने सीट पर नीम दराज होकर प्रताप की गोद में सर रख लिया और आंखें बंद कर ली। उमर का ख्याल दुरुस्त निकला। उनकी टैक्सी जैसे ही एक मोड़ पर घूमी, प्रताप सिंह ने दाईं तरफ से एक टैक्सी तेज रफ्तारी से आते हुए देखी। उसने किम और चीफ आंग को देख लिया था। वो टैक्सी तेजी से रेलवे स्टेशन की तरफ चली गई। ट्रेन के रवाना होने में अभी 12 मिनट बाकी थे और प्रताप सिंह को यकीन था कि किम और चीफ आंग ट्रेन का कोना कोना छान मारेंगे। उनकी टैक्सी शहरी हदूद से निकलकर तेज रफ्तारी से हाईवे पर दौड़ने लगी। फासला 100 मील से भी कुछ ज्यादा था। वो ट्रेन से 15 मिनट पहले ताइपिंग स्टेशन पर पहुंच गए। ट्रेन यहाँ तकरीबन 5 मिनट रुकती थी। वो प्लेटफॉर्म के कोने में बैठे हुए थे। उमर प्लेटफॉर्म पर घूमकर ट्रेन को चेक कर रहा था और जब इत्मीनान हो गया कि किम या चीफ आंग इस ट्रेन पर नहीं है तो वो ट्रेन चलने से 1 मिनट पहले उस बोगी में सवार हो गए जहाँ उनकी सीटें रिजर्व थी। सफर खैरियत से गुजर गया। ट्रेन दूसरे दिन शाम 6 बजे के करीब बैंकॉक पहुंची थी। ट्रेन से उतरते वो टैक्सी में बैठकर रामादीन रोड और फिलन चिट रोड से होते हुए सुखम विट रोड पर आ गए। ये शहर का सबसे बड़ा और बारोनक शॉपिंग एरिया था। कुशादा सड़क के दोनों तरफ बुलंदो बाला इमारतें थी। लगता था जैसे रंग बिरंगी रोशनियों के सैलाब ने इस इलाके को अपनी लपेट में ले रखा हो। अभी शाम की इब्तिदा थी। सड़कों पर ट्रैफिक का इज़्दिहाम भी था और पैदल चलने वालों का हुजूम भी। कुशादा मरकजी सड़क के दाएं बाएं लातादाद छोटी सड़कें और गलियां थी। ज्यादातर रिहायशी होटल और रेस्टोरेंट इस इलाके में थे। उनकी टैक्सी सोए 21 अशोक रोड की तरफ मुड़ गई और थोड़ा ही फासला तय करके एक और जेली सड़क पर मुड़कर होटल सिटी लाज के सामने रुक गई। उनके लिए तीसरी मंजिल पर कमरा पहले से बुक था। उमर अब्दुल रहमान प्रताप सिंह के लिए बड़े काम का आदमी साबित हुआ था। उसने तमाम इंतजामात बड़ी खुश असलूबी से किए थे। आज के दौर में पासपोर्ट वीजे के बगैर एक मुल्क से दूसरे मुल्क में दाखिल होना आसान नहीं होता, लेकिन इन लोगों ने सिंगापुर से थाईलैंड तक का सफर किया था।
दो मुल्कों की सरहद पार की थी, लेकिन रास्ते में किसी ने उनसे पूछा तक नहीं था। उस रात खशवंत सिंह के मकान पर किम के आदमियों के हमले के बाद प्रताप सिंह ने फैसला किया था कि अब वो वक्त जाया किए बगैर वैदान को लेकर सिंगापुर से निकल जाएगा। उस हमले में किम के 2 आदमी मारे गए थे। अगला सारा दिन पुलिस के साथ मामला तय करते हुए गुजरा था और उसे अगले रोज प्रताप सिंह ने सिंगापुर से निकलने की तैयारी की थी। वो जानता था कि अगर वो सीधे साधे तरीके से जाएगा तो दारा और किम के आदमी उसे सिंगापुर से निकलने भी नहीं देंगे। वो 2 दिन तक मालूमात हासिल करता रहा और फिर अपने एक पुराने जानने वाले के जरिए उसे उमर अब्दुल रहमान के बारे में पता चला। उमर से मुलाकात एक रेस्टोरेंट में हुई। प्रताप को उसे पूरी बात बताना पड़ी कि वो इस तरह चोरी छपे सिंगापुर क्यों छोड़ना चाहता है, और इस तरह बेस बदलने का मशवरा भी उमर ही ने दिया था। प्रताप सिंह इस मशवरे पर दंग होकर रह गया। दाढ़ी और केस उसके धर्म का हिस्सा नहीं था, लेकिन जब उसने ठंडे दिलो दिमाग से ये सोचा तो उसे ये मशवरा मानना ही पड़ा। वैदान की जान बचाने के लिए उसे ये कुर्बानी देनी पड़ी और फिर उमर ही के मशवरे पर उसने वैदान का भी हुलिया बदल डाला। उसकी नाक और कान छुदवाए गए, जिसके लिए वो बहुत परेशान था। लड़कियों वाला लिबास पहनने के बाद तो वो बिल्कुल ही लड़की लग रहा था। किम को भी किसी तरह पता चल गया था कि वो सिंगापुर से फरार हुए हैं। उसने कोलालंपुर तक उनका पीछा किया। प्रताप सिंह सोच रहा था कि अगर वो लोग उनके बदले गोलियों में ना होते तो किम और फांग उन्हें देखते ही गोलियों से भून डालते, लेकिन वो उन्हें पहचान नहीं सके थे। और किम ने तो सीढ़ियों पर ना सिर्फ वैदान को सहारा देकर उठाया बल्कि उसका गाल भी थपथपाया था। वो उस वक्त इन्हें पहचान नहीं सका था, लेकिन होटल से जब उसे ये मालूम हुआ होगा कि सिंगापुर से आने वाले एक आदमी और 12-13 साल की एक लड़की यहाँ ठहरे हुए थे और वो अभी अभी रेलवे स्टेशन गए हैं, तो उसे शुबा हुआ हो और उसने रेलवे स्टेशन की तरफ दौड़ लगा दी। मगर इस मौके पर भी अब्दुल रहमान की जहानत काम आ गई थी और वो एक मरतबा फिर बच निकले थे। लेकिन प्रताप सिंह को यकीन था कि किम और चीफ हांग उनके पीछे बैंकॉक भी जरूर आएंगे।